बीवी शर्मा। बीबी शर्मा जी, ये बताइए, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या ऐसा आपकी नजर में है? 100%, 100%? 100%। अगर परसेंटेज 100 से आगे बढ़ाई जाए 1000% तो मैं कहूँगा 1000%, लाख परसेंट बढ़ाई जाएगी तो मैं कहूँगा लाख परसेंट। जो बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर कि इन्होंने दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है। नहीं, देखिए ऐसा तो खैर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा, लूटने के लिए दिल्ली में है क्या साहब, ये बताओ। 70,000 करोड़ का सारा बजट है दिल्ली का, उसमें भी आपने चंगुल मार के बैठे हो। हर फाइल पास कराने के लिए एलजी के पास जाती है, जब तक एलजी सिग्नेचर नहीं करेगा आप उसमें काम ही नहीं करा सकते, तो लूट मार कैसे हो सकती है बताइए। जब आपने अपना बॉस बैठा रखा है कि मेरे फाइल जब मेरे थ्रू ही जाएगी तो बात ही खत्म हो गई, फिर आप कैसे उनके ऊपर आरोप लगा सकते हो। मेरा बॉस है, मैं उससे टेंडर पास करा रहा हूँ, साहब मुझे 10,000 करोड़ 10,000 का काम कराना है, बॉस ने पास कर दिया, बॉस ने भी तो देखा, उसके सबऑर्डिनेट्स ने भी तो देखा, जो उनकी टीम है वो भी तो देखती है, और वो 10,000 का काम हो गया, तो फिर कैसे कह सकते हो आपको दिल्ली लूट रही है। जो आम आदमी पार्टी कहती है हमें केंद्र शासित पार्टी हमको काम नहीं करने देती, बिल्कुल सच बात है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिलेगा और मुख्यमंत्री को मिलेगा, इमीडिएट लाके इन्होंने अध्यादेश लाके उस फैसले को पलट दिया, तो फिर इसमें तो कोई कहने सुनने वाली बात नहीं। आज की डेट में मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की हालत ये है कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के जो अफसर हैं उनका ना वो ट्रांसफर कर सकते, ना वो उनकी पोस्टिंग कर सकते, ना उनकी सीआर जो होती है कैरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट होती है, उसमें कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर सकते। सीआर लिखने का अधिकार ही नहीं है मंत्रियों के पास, विधायकों के पास अपने इलाके के किसी भी उसको अफसर को सीआर लिखने का अधिकार नहीं है कि वो उसके रिकमेंडेशन गलत कर सके या सही कर सके। वो तो सारे अधिकार तो छीने पड़े, तो उसमें बचा ही गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। डी ग्रेड के जो होते हैं उस पर अगर दिल्ली सरकार कुछ चाहे तो वो कर सकती है, डी ग्रेड वाले तो क्यों होते हैं, जो आपके एमटीएस होते हैं, चपरासी होते हैं, स्वीपर होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं। ए ग्रेड के जो अफसर होते हैं उनको केंद्र सरकार ही हमेशा, आईएएस जो होते हैं उनको केंद्र सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बचे होते हैं बी और सी पे उनका दिल्ली सरकार का कोई है ही नहीं, प्रभुत्व ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो करेंगे जितना मर्जी कर लें, अगर अफसर ने मना कर दिया मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा, बात खत्म, लगाते रहो एलजी ऑफिस के चक्कर। बीजेपी ये कहती है केवल केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटने के अलावा दिल्ली में कोई विकास नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं बीजेपी के फ्री की रेवड़ी बांटने के अलावा आपने कोई काम नहीं करा, तो आप जो फ्री का 5 किलो राशन बांट रहे हो उसके लिए भी तो अपनी गर्दन में अपने गिरबान में झांक लो, एक शीशे सामने रख लो। जो तुम 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो, 800 करोड़ की भारत पूरे विश्व की जनसंख्या, उस 800 करोड़ में से 10% की जनसंख्या को आज आप 5 किलो राशन दे रहे हो, तो मुफ्त की रेवड़ी आप बांट रहे हो, हम बांट रहे हो। और उसके बावजूद भी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बावजूद भी क्या हाल है देश का, ये देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर। यह हालत तब है जब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी भारत का जो स्थान है 127 देशों में 105वां स्थान हो गया, पिछली बार 111वां स्थान था। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें 6 स्थान जो है सुधरे हैं उसके। ये तो हालत आपकी आज मौजूद है, फिर क्या विकास करा भाई साहब आपने केंद्र सरकार में रहते हुए, जरा बता तो दें। बीजेपी कहती है अखबार की है, मेरी नहीं है, आज ही के अखबार की है। अगर कोई कहे कि मैं घर से बना के लाया हूँ तो कैमरामैन से कहूंगा एक बार डेट दिखाएं। हाँ जी, डेट आज 11 अक्टूबर, ये रही भाई साहब, क्या है आज के अखबार में जो नई ताजी रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान हो गया भारत। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, जो कुछ सुधार हुआ है, एक बात बताऊं, ये होते हैं अहम मुद्दे, और मैं शर्मा जी को अपना गुरु इसीलिए नहीं मानता क्योंकि ये एक आम इंसान, हर आदमी का एक कर्तव्य होता है कि इन मुद्दों को दिखाया जाए। लेकिन आज इस देश का मीडिया, इन्हें तो छोड़ो, वो मुद्दे दिखाता है आसमान के 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, फला विदेश में क्या वॉर चल रही है। अबे भाई ये मुद्दे दिखाओ कि देश कहां से कहां पहुंच गया, कहां उन्नति थी कहां पहुंच गई। जो बीजेपी आरोप लगा रही है अगर ये इतना ही काम करते तो इन्हें हरियाणा की जनता बिल्कुल नहीं नकारती, इनका कहीं ना कहीं खाता खुल जाता। हरियाणा में आप बीजेपी की जीत की जो बात कर रहे हो उसमें सिर्फ एक लाइन का सार है, लोकतंत्र में वहां पे हरियाणा में लोक की हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है। 14 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी निकली है जिनमें जब ईवीएम काउंटिंग के लिए खुली है तो 99% चार्ज मिली है, जिसपे हम पहले से आरोप लगाते आए थे कि ईवीएम में घपला होता है, घपला होता है, घपला होता है। अब फिर से एक बार साबित कर दिया है। अब जाके कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी जागी है, इस बार जाके शिकायत लेके पहुंची है कि हाँ जी ईवीएम में घपला है, हमारे इसमें
उसमें संज्ञान लिया जाए। और उसने चुनाव आयोग ने टका सा जवाब दे दिया, जी ऐसा कुछ नहीं होता, ईवीएम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाई, जापान ने, उसके यहाँ तो इस्तेमाल होती नहीं है, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं पाक साफ है। जिसकी बेटी वो कह रहा है कि नहीं ये गलत है, और लेकिन जिसके घर में ये ना ना नहीं जी पाक साफ है, सीधी सी बात है। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा गलत बोला, लोग इसको बेटी को महिला अस्मिता से जोड़ लेंगे, इसको आप ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कहने का मतलब ये है मेरा। हाँ जी। केजरीवाल ने जो आतिशी जी को अब के मुख्यमंत्री बनाया है, क्या लगता है इससे अब के और अच्छी उनको जीत मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं हमने महिलाओं के हित में महिलाओं को मौका दिया है आगे बढ़ने का। बिल्कुल ठीक है जी, महिलाओं के हित में महिलाओं को मौका दिया है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी आपने जितने बड़े कर्मकांड करे हैं, उसको मैं अब साफ कहता हूँ ये चीज़ गलत है तो गलत है। हरियाणा में हराने में 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा काम आए। सबसे पहले तो तंत्र, दूसरा जो है वहाँ का जो आपका फैक्टर ये अपना आम आदमी पार्टी का, जिसने गड़बड़ करी सबसे ज़्यादा 1.5% वोट ले जाके, जब उन्हें पता था कि वहाँ पे हमारी कोई जीत नहीं हो सकती किसी भी किस्म से, तो वहाँ पे इन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। 87 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। अगर हम मान लिए देते हैं कि ईवीएम सेफ थी, सेफ एंड सिक्योर वोटिंग हुई है, सब कुछ ओके हुआ है, तो 1.5% वोट जो है वो कांग्रेस का ही कट के इनकी तरफ गया है। कई सारी सीट ऐसी हैं, 14 सीट ऐसी हैं कि जिनमें हमारे जो कांग्रेस जो हारी है वही वोट परसेंटेज लगभग आम आदमी पार्टी हो गया है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को गलत ठहराता हूँ, साफ साफ बात है। और रही बात उन्होंने महिला की जो बात करी है, तो इससे नौटंकियों से कुछ नहीं होने वाला। आपने जो अपनी नौटंकी करनी थी वो कर ली, इन नौटंकियों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी भरे मन से कहूँगा, दुख से कहूँगा कि आने वाले जो चुनाव आएंगे दिल्ली के, उसमें जीत आम आदमी पार्टी जाएगी, लेकिन पहले के मुकाबले सीटें जरूर कम होंगी उसकी। पहले 62 सीटें थी, हो सकता है इस बार 42 पे टिके, 45 पे टिके, 50 पे टिके, लेकिन हर हालत में सरकार बना ले जाएगी आम आदमी। बीजेपी जो आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर कि केवल ये उसी राज्य में सरकार बना पाती है जहां पे पहले कांग्रेस की हो, वहां नहीं सरकार बना पाती जहां बीजेपी की थी। ठीक बात है, ये तो कांग्रेस की सरकार कहाँ वहाँ थी, पंजाब में, वहाँ इन्होंने सरकार बनाई है, दिल्ली में बनाई है। कांग्रेस का ही वोट तो कट के सारा आम आदमी पार्टी को गया है। बीजेपी के जो वोटर है उनसे तो खैर बात करनी बेकार है। मैं तो सारी तमाम पार्टी से हर बार ये अपील करता हूँ, भाई बीजेपी के वोटर है, इनसे सिर मत मारो, ये तुम्हारे फेवर में नहीं आने वाले। चाहे इनका बलात्कारी बाबा रिहा हो जाए, ये तब भी तुम्हारी तरफ नहीं आने वाले। चाहे सीधी सी बात है इनके साथ इनके जो है मर्डरर जो इनमें शामिल हो जाए, ये तब भी तुम्हारी तरफ नहीं आने वाले, तब भी तुम्हें सही ठहराएंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री हमारे प्रज्वल रेवन्ना आके सर पे हाथ रख के कहेंगे इसको वोट दो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, जिसने 2900 महिलाओं के साथ यौन शोषण करा, बीजेपी के सपोर्टर फिर भी तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे कि नहीं प्रधानमंत्री ने गलत करा है तो हम चलो कांग्रेस को वोट दे दें, आम आदमी को वोट। आज की डेट में उन्हें धर्म की अफीम ऐसी चटा दी गई है, उस नशे से वो बाहर आने वाले नहीं है। उनके लिए ना भुखमरी इंडेक्स जो है मैंने भी आपको दिखाया, ये बीजेपी सपोर्टर्स के लिए मायने नहीं रखता। हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। भारत की जीडीपी में जितनी जीडीपी उसके आधे से आधा 70% से ऊपर हमारे भारत के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। मॉब लिंचिंग हो रही है, हर स्टेट में हो रही है, वो उनके लिए मायने नहीं रखती। दलितों के ऊपर सिरों पे पेशाब करा जाता है, दलितों को घोड़े ही नहीं चढ़ने दिया जाता। अभी आप काशी की एक वीडियो देखी होगी आपने, सर्कुलेट हो रही है, नंगा करके मारा दलितों को कि वो नहा के मंदिर में घुसने वाले थे, उनके कपड़े उतरवा दिए, उनको लाठियां बजाई हैं। तब भी वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं आने वाले कि हमारे लोगों ने इनके लोगों के साथ ऐसा गलत करा है तो हम इस पार्टी को छोड़ देते हैं। वो लोग नहीं छोड़ने वाले, ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी कहा जाता है जिनके मुंह खून लग जाता है, आदमखोर लोग हैं। तो बीजेपी के जो सपोर्टर है उनसे सिर मारना बेकार है, उनको छोड़ के। और वो वोटर कितने हैं, वही लगभग 40 42 39% है, उसको छोड़ के बाकी 60% पे विपक्ष कंसंट्रेट करे तो विपक्ष का बेड़ा पार होगा। कांग्रेस लगातार जितने राज्यों में जो हार रही है उसका क्या कारण समझते हो? जो बता तो दिया सर आपको, एक तो सबसे पहले तंत्र से नहीं लड़ रहे, अब जाके मैं आपको आप मिले हो, मैं पिछले 1 साल से इस बात को उठा रहा हूँ, जब 4 राज्यों के चुनाव थे, कि सबसे पहले अगर आपने जीत का मंत्र चाहिए ईवीएम बैन कराओ, ईवीएम बैन कराओ। ईवीएम बैन करने के नाम पे हवाला दिया जाता है जी काउंटिंग में बहुत देर लगेगी, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। अब आप लोकसभा चुनाव उठा के देखो, पहला चरण का चुनाव किस दिन था, 18 अप्रैल का, काउंटिंग किस दिन हुई, 4 जून को। कितना टाइम था, करीब करीब 55 दिन का टाइम, 12 और 4 16 और 30, 56 दिन का टाइम था। तब टाइम नहीं लगा, तब तक 56 दिन तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में बन रही है, उसमें हेरा फेरी हो सकती नहीं हो सकती, अदल बदल हो सकती नहीं हो सकती। 56 दिन तक क्या है, मैं बैठे हुए पहरेदारी करता रहूंगा। हवाला ये दिया जाता है कि उसमें चुनाव परिणाम आने में देर लगेगी। अरे भाई देर लगेगी, 1 दिन की लग जाएगी, 2 दिन की लग जाएगी, 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 56 दिन तक तुम ईवीएम को अंदर बंद करके रख रहे हो, तब देर नहीं हो रही। लेकिन नहीं, मीडिया इस मामले को उठा देता है, हमारा जो विपक्ष है वो बैकफुट पे आ जाता है, उसको लगता है कि मीडिया तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। मीडिया तो तुम्हारी तब भी बेइज्जती
बेइज्जती कर रहा था भाई, अब भी कर रहा है और करता रहेगा। अब जो तुम लेके गए हो कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल गया चुनाव आयोग पे, तो अब क्या बीजेपी अब क्या मजे नहीं ले रहा मीडिया? अब भी मजे ले रहा है वो तो, कि देखो हार गए तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ दिया, जीत रहे थे तो बात नहीं करते। सीधी सी बात है, उसने तो मजे तब भी लेने हैं। बीजेपी कहती है ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस पार्टी थी। बिल्कुल ठीक है जी, हमने मान लिया ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। मैं अभी एक मोबाइल खरीदा जी भाई साहब पिछले साल में, अभी तक ये बढ़िया चल रहा है। अब अगले साल इसमें परेशानी आ जाएंगी तो क्या मैं इसे बदलूंगा नहीं? बताइए, बदलूंगा या नहीं बदलूंगा? हर कोई बदलता है ना, तो बस सेम चीज है। ईवीएम लेके आए थे, ईवीएम आज हैक होने की पोजीशन में आ गई है। आप देखो बैठे बैठे वो लेबनान में और कहाँ पे पेजरों में धमाके हो गए और उनमें धमाके हो गए। इतनी दूर से टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है तो क्या इन चीजों में नहीं हो सकता? और जिस कंपनी ने, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार करा वो अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, उसे तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आपको समस्या होती। बीजेपी के किसी नेता का कभी बयान नहीं आएगा कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, वो हमेशा इसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे और उनके सारे पत्रकार सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे क्या। और विपक्ष जो है वो मीडिया के डर से जो है पीछे हट जाता है। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जब तक कोई भी नेता विपक्ष में है तो वो गद्दार है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, चोर है, और पक्ष में आते ही वे ईमानदार भी हो जाते हैं, देश प्रेमी भी हो जाते हैं। वाशिंग पाउडर बीजेपी, वाशिंग पाउडर बीजेपी, दूध सी सफेदी बीजेपी में आए, हर एक भ्रष्टाचारी खिल जाए। शुभेंदु अधिकारी को ले लो, नारायण राणे को ले लो, अभिजीत पवार को ले लो, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लो, किसी को भी आप उठा के, नीलेश राणे को ले लो, छगन भुजबल को ले लो, हजारों हजारों करोड़ के घोटाले कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बीजेपी में आ गए, पाक साफ हो गए, बात खत्म। छगन भुजबल है 180 करोड़ की संपत्ति जब्त करी थी ईडी ने, उसके बाद जैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, सबसे पहले तो उनकी फाइल ही गायब करी। आज के टेक्नोलॉजी के युग में कोर्ट से फाइलें गायब हो गई, ईडी के पास से फाइल ही गायब हो गई। ईडी ने जवाब दिया कोर्ट में, साहब हमारे पास इनकी फाइलें खत्म हो गई, हम इसका मुकदमा नहीं चला सकते। कितना बढ़िया तर्क है। सारे के सारे फैसले, सारे के सारे एंटर आज उसमें कंप्यूटर में एंटर होते हैं। जब चाहो डिजिटल कॉपी हासिल कर सकते हो, जब चाहो 5 रुपए पर पेज के हिसाब से कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो। और उसके बाद उसे बरी कर दिया, 180 करोड़ की उसकी संपत्ति उसे वापस दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था अजीत पवार। जब तक बीजेपी में नहीं था तब तक तो आरोपी था, बीजेपी में आ गया, कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला, कौन से 70,000 करोड़, उसकी बीवी को 25,000 करोड़ के घोटाले से उसे बरी कर दिया। चल भाई मस्त हो, आराम से मौज ले। जब तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं थी नीतीश जी के साथ गठबंधन में, तब तक नीतीश जी पे आरोप लगता रहा कि गुंडागर्दी, जातीय जनगणना, और अब ऐसी आफत आई है बिहार पे, 13 जिले जो हैं वे बाढ़ में डूबे हुए हैं, उसके लिहाज से क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया, मैं आपको सलाम करता हूँ साहब। कम से कम आप एक आज मुझे ऐसे मिले कि जिसने ये बात उठाई है कि 13 जिलों में बाढ़ आई हुई है। कहीं इसी मीडिया में आपने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा बिहार में बाढ़ आई हुई है। और पिछले आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले के दिन में भी बिहार में कितने सारे पुल गिरे थे। कम से कम आपने इस मुद्दे को उठाया। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है पुल गिरने में राज्य में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ अच्छी, मैं आपको सलाम करता हूँ इस मामले के लिए, आपने कम से कम ये मुद्दा उठाया। बाकी तमाम मीडिया चैनल से ये मुद्दा गायब है। और आपने दूसरी बात देखी होगी, वहाँ पे 80 महादलितों के घर जला दिए गए थे। एक दिन अखबार में आए, दूसरे दिन बात हुई, तीसरे दिन वो मामला दब गया। क्यों? अब जंगल राज वहाँ पे नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे जो चल रहा है, शासन चल रहा है, वो बीजेपी के सपोर्ट से चल रहा है, दोनों जगह, राज्य में भी केंद्र में भी, तो इसलिए वहाँ पे जंगल राज नहीं होगा। अब वहाँ पे रामराज होगा, अब वहाँ पे अनराज होगा। सीधी सी बात है। आज ही अगर वो घोषणा कर देंगे हाँ जी खत्म है, मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ, इमीडिएट आज नीतीश कुमार जी सुशांत बाबू से कुशासन बाबू हो जाएंगे इमीडिएट। जब यही बाढ़ की या अन्य समस्या आती है बीजेपी शासित राज्यों में, तो वहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। अब ऐसा क्यों नहीं है? वो नहीं करेंगे ना, उन्हें पता है ये तो मजबूरी में इन्होंने हमारे को समर्थन दे रखा है, हमने इन्हें समर्थन दे रखा है। नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उसकी बैसाखी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बने रहना है तो उनकी बैसाखी चाहिए। एक दूसरे को बैसाखी थमा रखी है, जिसने भी अपनी बैसाखी खींची वही लंगड़ा होकर गिर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला है ही नहीं, ना नीतीश के केंद्र के ऊपर उंगली उठाएंगे, ना केंद्र राज्य के ऊपर उंगली उठाएगा। तू मेरी मत कह, मैं तेरी मत कहूँ, दोनों के दोनों बड़ी बात खत्म। 2025 में बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं ये केवल जातीय जनगणना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब पिछले आपको याद होगा 2.25 लाख नौकरियां दी थी तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बावजूद उनकी सहृदयता देखिए, 2.25 लाख जो नौकरियां जनरेट करी, नौकरियों को अपॉइंटमेंट दिए गए, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपने चाचा जी को सलाम करता हूं, नीतीश चाचा को सलाम करता हूं। ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। कितने आराम से उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते रहते सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी को दे दिया गया था। जबकि राजनीति में कोई एक अगर नाली का भी उद्घाटन कर देना तो दूसरे को क्रेडिट देने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार बननी चाहिए। तो